अभी का जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं, ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जितना भी क्लासेज हम लोग किए हैं, मॉडल पेपर जितना भी पढ़े हैं आज तक, उन सभी क्लास से बेहतरीन क्लास अभी का होने जा रहा है। तो अगर आपका एग्जाम चाहे फर्स्ट शिफ्ट में आप देने जा रहे हैं या सेकंड शिफ्ट में, जो अभी का ये वीडियो क्लास है, ये वीडियो आप अपने सुविधा के अनुसार, मैं बार बार इस पे जोर देकर कहूंगा कि कम से कम 1 से 2 बार तो देख ही लीजिएगा। अभी तो क्लास में आप देख रहे हैं, इसके बाद 1 से 2 बार। या अगर आपका मैथ का तैयारी कुछ भी नहीं है, तो जितना हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, तो इसको आप कम से कम अभी से लेकर जब आपका परीक्षा शुरू होगा उसके पहले 3 से 4 बार देखकर, और जो जो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, इतना अगर आप सीख कर जाते हैं तो मैथ में आप 100 में 100 स्कोर लेकर आएंगे। क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्लासेस देखे हैं, हमको 2 चीज की जानकारी मिल चुका है सर। पहला क्या है कि मैथ में बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आएंगे, लेकिन किन छात्रों के लिए, जिनको फॉर्मूला और मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट पे कमांड है। तो चलिए कमांड करते हैं। अंतिम समय में पूरा चैप्टर 1 से लेकर 15 तक जो जो कॉन्सेप्ट होगा, कौन सा प्रश्न आएगा, किस रूप में सॉल्व करना है, कौन कौन फॉर्मूला हमको इस साल पूछा जा सकता है, कैसे याद रखना है, पूरे विस्तार से समझेंगे। क्लास थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत तक बने रहिएगा, और क्लास खत्म होने के बाद भी 1 से 2 बार देख लीजिएगा, काफी आपका शानदार रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर ये क्लास देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं, 10th के विद्यार्थी हैं, गुना भाग करने आपको आता है, तो सीधे सीधे फार्मूला पे 50 आएगा, 50 ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव भी आप काफी बना सकते हैं। चलिए एक एक चैप्टर को लेकर 1 से 15 चैप्टर समाप्त करेंगे सर। तो क्लास को लाइक कर दीजिए और ध्यान पूर्वक अंत तक बनकर सिर्फ मेरे बात को सुनिए, समझिए। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। इसमें देखिए सबसे पहले आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से शुरुआत होता है। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का क्या है सर? यूक्लिड महोदय ने विभाजन अर्थात कि भाग के लिए कुछ एल्गोरिथम नियम दिया, प्रमेयिका दिया, उसे ही हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इन्होंने किस भाग के लिए नियम दिया? तो 2 धनात्मक पूर्णांक के भाग के लिए इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए गए हो तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर प्राप्त हो सकता है, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर के बारे में इन्होंने शेषफल पर ज्यादा अध्ययन करके बताया। तो ये शेषफल होगा वो 0 इससे बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन जिससे भाग देंगे, 20 से भाग दे रहे हैं, तो इससे हमेशा छोटा ही होगा। देखिए इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं बताई, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, पूरा 15 चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 3 से भाग दीजिए 11 में, कहिएगा सर 3 त्रिका में 9, यहाँ पे 2 शेषफल आ गया। अर्थात कि यहाँ पे ऐसे इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लीजिए ए है, इसमें हम 20 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे भागफल क्यू आ रहा है, शेषफल आर आ रहा है, तो इन्होंने कहा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें इन्होंने नया बात क्या कहा है? तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुण्य भागफल प्लस शेषफल, उसी बात को इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म दिया। और यहाँ पे देखिए ए 11 बराबर 3 गुने क्यू के जगह पर 3 + 2, बिल्कुल सही। अब इन्होंने कहा यहाँ पे कि ठीक है ये तो सही है, लेकिन आर का मान कितना हो सकता है? जो शेषफल है, इन्होंने कहा कि ये शेषफल किसी भी संख्या से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए 29 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, वो संख्या कितना भी है लेकिन 29 से ज्यादा है, तो कौन सा संख्या है, क्या शेषफल आएगा, अपने को उससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि 29 से किसी धनात्मक पूर्णांक में भाग देंगे, अगर वो धनात्मक पूर्णांक 29 से बड़ा है तो शेषफल जो होगा 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, लेकिन हमेशा जो होगा 29 से छोटा होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 29 होगा वैसे ही 29 से 29 कट देगा इसको, बस इतना ही। क्या क्या शेषफल आ सकता है? तो 0 1 2 3 4 कहां तक आ सकता है? 28 तक आ सकता है। बस यही सिंपल सा बात इन्होंने कहा, और इसी पे हम लोग आप जानते हैं काफी चीज सिद्ध करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। फिर आगे आपको पढ़ना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक क्या कहता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अर्थात अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 16 है, भाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहां पे देखिए, तो 16 बराबर आपने क्या बता दिया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और अर्थात कि 2 का पावर 1 2 3 4। तो ये जो अगर 2 की क्रम हम हटा दे तो ये अद्वितीय होगा। अर्थात कि कोई भी ऐसा दूसरा भाज्य संख्या नहीं होगा जिसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 का पावर 4 आएगा। 2 का पावर 4 आ सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और जरूर आएगा। तो
तो ये सिंपल सा बात कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और इसके क्रम अर्थात कि ये 2 2 2 कितना बार ये हटा दें तो ये अद्वितीय होता है। चलिए एक एक चीज को सीखिएगा और सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय तो यहाँ पे दिया गया जिसमें हम √3 या √2 को अपरिमेय सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं कि p एक अभाज्य संख्या यदि pa² को विभाजित करता है तो pa को भी विभाजित करेगा जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए सभी बिल्कुल आसान आसान बात है। यहाँ पे क्या करें कि p मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 3 जो है एक अभाज्य संख्या है, अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे मान लीजिए 9 के स्क्वायर को विभाजित करता है बिल्कुल, तो ये कह रहा है कि 3 जो है इन 9 को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे देख लीजिए बस इतना ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि p अगर एक अभाज्य संख्या और वो ए स्क्वायर को विभाजित करे तो ए को भी यहाँ पे देख रहे हैं, प्रूफ में आपको सामने रख दिया, यहाँ पे जरूर विभाजित करेगा और इसी के आधार पर किसी भी संख्या को हम लोग अपरिमेय या परिमेय सिद्ध करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं √3 √2 ये सभी इसी पे हम लोग अपरिमेय सिद्ध करते हैं। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से मौसन निकालने के लिए पूछता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसन निकालने के लिए आप भाग देंगे और शेषफल प्रमेय है तो शेषफल का हम लोग तब तक अध्ययन करते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही संख्या दी गई दोनों संख्याओं का मौस होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फिर एक और है कि आपसे अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछता है मौसा लौसा निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा लौसा कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि 8 का 116 का मौसा बताइए, तो हम लोग 8 को जैसे यहाँ पे देख लीजिए 308 का हम लोग निकालेंगे तो ऐसा अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 × 2 × 2 हो जाएगा और 116 का निकालेगा तो 2 से 58 फिर 2 से कितना हो जाएगा 29। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है, तो जैसे दोनों में 2 2 कॉमन है तो 4 हम लोग इसका एचसीएफ बता देंगे। और एलसीएम तो एचसीएफ और जो भी संख्या बच गया 2 × 29, बस ऐसे ही एग्जाम में आएगा। आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पूरा 15 चैप्टर हम लोग को समाप्त करना है, तो वैसे ही हम लोग गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकाल देते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूत्र आपको चैप्टर 1 में पढ़ने को मिलता है कि लॉसा गुने मौसा, अर्थात कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो इस पे भी काफी प्रश्न आता है कि एचसीएफ निकालिए तो संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा तो एलसीएम से भाग दे देंगे। अगर पूरा क्लास देख कर जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव समझिए 50 तो इसी से रहेगा, सिर्फ फार्मूला पे बेस्ट 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब आगे इसी चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलता है कि संख्याओं का दशमलव प्रसार, किसका, तो परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, नहीं तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा तो आवर्ती होगा। जैसे ही अशांत अनावर्ती होगा वैसे ही समझिएगा वो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। अब शांत कब होता है, तो कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में दिया रहेगा, Q अर्थात कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अगर उसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा तो कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर फिर p/q के रूप में परिमेय संख्या रहेगा Q अर्थात कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें 2 और 5 के रूप में अगर नहीं आएगा अर्थात कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आ जाता है तो बोलते हैं अशांत आवर्ती, और अनावर्ती अपरिमेय संख्या का होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का शांत इसीलिए है क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है। यहीं पे देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत इसीलिए आया क्योंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 आया है। 2 5 या 2 5 में से कोई एक आए तब भी हो सकता है, लेकिन 2 5 देखिए यहाँ पे आया है लेकिन 7 आ गया तो 2 और 5 के अतिरिक्त 7 आएगा, वैसे ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, लेकिन अशांत में आवर्ती होगा। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ पे क्लियर आप समझ रहे हैं। यहाँ पे पूछता है चेक करने के लिए कि बताइए दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा, 2 या 5 में से कोई एक आएगा तो कह देंगे वो शांत है। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी, जैसे यहाँ पे आया था 7, कोई भी आ जाएगा 2 5 के अतिरिक्त कह देंगे अशांत है। यहाँ पे भी काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कह रहा है अपरिमेय संख्या का ऋण और व्युत्क्रम अपरिमेय होता है, वहीं पे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग अथवा अंतर अपरिमेय होता है, अर्थात कि एक परिमेय और एक अपरिमेय। जैसे मान लीजिए एक परिमेय है √2 और एक अपरिमेय है √5, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। यही बात कह रहा है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। फिर अगर मान लीजिए एक परिमेय है यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक अपरिमेय है आपका √3, तो ये भी क्या होगा अपरिमेय ही होगा। तो ये समझ के रखना कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो पहला चैप्टर में बस उसी कॉन्सेप्ट है, उतना ही कॉन्सेप्ट पे घूम फिर का प्रश्न आता है, उसको आपको रिवीजन करके रखना है। चलिए अब दूसरा चैप्टर की शुरुआत होगा। बहुपद में इतना टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सीधे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बहुपद जो होता है एक चर में, तो हम चर किसे बोलते हैं, जैसे ABCD में कोई ले लेंगे x y z ABCD कुछ भी, उसे चर बोलेंगे। अचर जो आपका गिनती हो 1 2 3 जो कांस्टेंट रहे। अगर बहुपद दिया रहे और उस
बहुपद का घात एक हो तो रैखिक बहुपद, ये भी प्रश्न कई बार आप देखें पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद के घात कितने होते हैं, एक। जैसे यहाँ पे देखिए सभी रैखिक बहुपद है, लेकिन बहुपद को पहचानने के लिए आपको एक चीज और सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी चर राशि होगा, जैसे मान लीजिए बहुपद x में चर वाला बहुपद है तो इसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या कब नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हम रूट एक्स लिखते हैं तो ये रूट एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, तो यह पूर्ण संख्या है। या हम 1/x लिखते हैं तो x के पावर -1 तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर कोई भी चर x की बात नहीं हो रहा है, y में भी समीकरण हो सकता है, ABCD कुछ भी में समीकरण दिया रहे, लेकिन जो उसमें चर रहेगा उसका पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो हम देखेंगे कि उसका घात कितना है, और घात किसे बोलते हैं, जो आपके समीकरण में जो भी दिया रहेगा उसके जो चर राशि है उसके मैक्सिमम पावर को घात बोलते हैं। तो अगर एक घात रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए x का घात 1 यहाँ पे √3 पर है, अगर यही x पर हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 3 पे है तो अचर पे रहे उसे कोई मतलब नहीं, तो ये भी आपका एक घात वाला बहुपद है। यहाँ पे y चर में है बहुपद लेकिन एक ही घात है तो एक घात वाला बहुपद है। जिस बहुपद के दो घात रहेंगे उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए y² -2 तो यहाँ पे दो घात वाला y चर में बहुपद है, यहाँ पे x चर में दो घात वाला बहुपद है। और जिस बहुपद के घात 3 रहेंगे उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। पूछता है आपसे शून्यक, तो आखिर में शून्यक क्या होता है, तो ये शून्यक को ध्यान से समझिएगा। देखिए शून्यक किसी भी बहुपद का वो मान होता है जिसको मान अगर उसमें पुट कर दे तो 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुपद दिया है, इस बहुपद के अगर हम लोग शून्यक निकालेंगे किसी भी विधि से तो शून्यक वह मान होगा जो x के स्थान पे रखेंगे तो इसको पूरा इसका मान कितना कर देगा, 0 कर देगा, इसलिए इसे बोलते हैं 0 अर्थात कि शून्यक। आप क्लियर समझ रहे हैं, दिए गए बहुपद का शून्यक उस बहुपद में जो भी चर है उस चर का वह मान होता है, अगर उस चर को हटाकर वो मान रखेंगे तो उसके पूरे मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब डायरेक्ट शून्यक कोई रैखिक बहुपद ax + b है, मान लीजिए कोई भी रैखिक बहुपद है, कहता है शून्यक निकालिए तो इसके बराबर 0 कर देते हैं, और ऐसे ax तो +b है तो -b, या x बराबर तो -b/, यही शून्यक हो जाता है। तो इसी रूप में हम लोग कोई भी अंक देगा तो शून्यक निकाल देंगे। अब द्विघात बहुपद का शून्यक, तो जितने घात वाले बहुपद होते हैं उनकी शून्यक की संख्या उतना ही होता है। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या 1, द्विघात बहुपद के 2, त्रिघात बहुपद के 3। तो इसी तरह समझ के रखिएगा। तो मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है, तो शून्यक का योग क्या होता है, -b/a। -b मतलब जो x का गुणांक है, ये जो होता है वो x² का गुणांक होता है। तो ये भी फार्मूला सोचिएगा, हो ही नहीं सकता है आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में कि इसमें प्रश्न नहीं आए। कितना हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, हर सेट में ऐसा प्रश्न सेट किया जाता है। अल्फा + बीटा, तो इसका भी आपका रिवीजन हुआ, शून्यक का योग -b/a। जितना फार्मूला इस क्लास में हम लोग पूरे 15 चैप्टर का कवर कर लेंगे, इतना अगर आप याद करके जाते हैं तो आप धुआं मचाकर आएंगे एग्जाम में। दूसरा फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो ये दो फार्मूला महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है आपके कि ग्राफ पर इसका क्या अर्थ होता है, तो यदि कोई भी आपका ग्राफ हो, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया कि यदि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को n बिंदु पर काटता है तो बहुपद के शून्यक की संख्या n होगी। यदि बहुपद x अक्ष के 2 बिंदु पर काटता है तो शून्यक की संख्या 2 होगी। यदि बहुपद x अक्ष को नहीं काटता है, केवल y अक्ष का काटता है, तो शून्यकों की संख्या 0 होगा। अर्थात कि ग्राफीय विधि में ज्यामिति में शून्यक का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लियर समझ लीजिएगा, यहाँ पे अपना x है और यहाँ पे x डैश है, ये y है, यहाँ पे y डैश है। अगर कोई हम ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं तो x एक्सिस को ये जितना बार काटेगा, देखिए कितना बार काट रहा है, 2 बार, तो इसके शून्यक 2 होंगे। अगर नहीं काटेगा तो 0, अर्थात कि y को कितना बार काट रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, x को जितना बार काटता है उतना ही उसके शून्यक का संख्या होता है, और जितना शून्यक का संख्या उतना ही घात वाले बहुपद। अब द्विघात बहुपद, कभी कभी शून्यक का योग या शून्यक दे देता है कि अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा दे देगा प्रश्न में, और कहता है द्विघात बहुपद निकालिए, तो ये फार्मूला रट लीजिए। इसी पे हम लोग काफी प्रश्न बनाते हैं कि x² - शून्यकों का योग इंटू x + शून्यकों का गुणनफल। तो इसे जरूर याद रखिएगा कि x² - अल्फा + बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैं देखिए सिर्फ प्रश्न आपको बता रहा हूं, और आप अगर इतना मैं बोल रहा हूं ये वीडियो 2-3 बार देखकर जाएंगे एग्जाम में, देखिएगा आप कैसे ऑब्जेक्टिव देखते देखते 50 सही कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद इसी रूप में रहता है ax³ + bx² + cx + d। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो अभी मैंने बताया जितना घात वाला बहुपद उतना शून्यक, तो इसके 3 शून्यक होंगे। मान ले रहे हो शून्यक कुछ भी है, अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो कभी कभी त्रिघात बहुपद से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये 3 फार्मूला है, जो भी पूछेगा सीधे सीधा अल्फा बीटा गामा का मान रहेगा, ऐसे -b/a, c/a, -d/a पर निकाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। घात बहुपद वाला फार्मूला भी सीख कर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे
शून्यक निकालने के लिए पूछेगा और जांच करने के लिए, तो ऐसे ही हम लोग शून्यक निकालते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुणनखंड विधि से पूरा आपका कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो रहा है। शून्यका का योग तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। और ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखिएगा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए जरूर पूछेगा फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में एक प्रश्न, तो इसी फॉर्मूला पे आप बैठाकर निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद में भी फिर आगे बता रहा है कि विभाजन जो होता है, विभाजन का एल्गोरिथम जो काम करता है बहुपद में, वो भी बस सिंपल सा है, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें मान लीजिए भाज्य px है तो px बराबर gx गुने qx प्लस rx, सेम फॉर्मूला रहता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब अगले चैप्टर पे चलेंगे, तीसरा नंबर चैप्टर। यहाँ का कॉन्सेप्ट काफी रिवीजन है। आगे तीन कोणमिति साथ क्षेत्रमिति, इसका फॉर्मूला जितना मैं बताऊंगा याद कर लीजिएगा। कह रहा है दो चर वाले अब रैखिक समीकरण, इसमें भी काफी सूत्र आता है, आप जानते हैं a1 बटा a2 का सारा खेल है। तो यहाँ पे देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है कि दो चर में होना चाहिए। चर मैंने अभी बताया एक्स वाई, यहाँ पे देखिए एक्स वाई में दो चर में है, और युग्म का मतलब दो समीकरण होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जिसका पावर एक हो, तो यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप इसी रूप में होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब दो होना चाहिए तो इसीलिए पहला में a1x कहते हैं b1y प्लस c1, और दूसरा में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हो गया समीकरण एक, ये हो गया समीकरण दो। अब यहां से क्लियर हो गया, जब a1 का मान पूछेगा तो समीकरण एक में जो x का गुणांक होगा b1, जो समीकरण एक में y का गुणांक हो c1, जो समीकरण एक में कांस्टेंट हो। a2 का मान जब भी पूछा जाएगा तो आपको समझ के रखना है कि जो समीकरण दो में x का गुणांक हो, और b2 का मान जो समीकरण दो में y का गुणांक, और c2 जो समीकरण दो में कांस्टेंट हो। तो ये समझ के रखिएगा। और जब भी ग्राफ खींचते हैं तीन कंडीशन आता है, या तो जैसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे तो समझिएगा इसी तरह रेखा एक दूसरे को काट रहा है, या समांतर तो यहाँ पे देखिए कहीं पे नहीं काट रहा है, और समपाती तो एक ही लाइन पे सभी रेखा आ रहा है तो उसे बोलते हैं समपाती। तो यही तीन कंडीशन ग्राफ का प्राप्त होता है। ध्यान से सिर्फ मेरे बात को सुनिए, समझिए, देखिएगा एग्जाम आपका कितना शानदार बीतेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ग्राफीय विधि से आपको हल करने के लिए पूछेगा, तो उसके लिए आपको a1 बटा a2 अभी हम लोग समझे कि a1 a2 कैसे समीकरण एक में x y का गुणांक होते हैं, तो उसी पे आपको बैठाकर इस पे देखिएगा, ये जो दो चार्ट है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए, इसे तो खूब प्रश्न आता है। a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं आएगा b1 बटा b2, जैसे ऊपर हम लोग मान निकाल कर चेक करेंगे, अगर ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो पूछता है कितना हल है, तो कहेंगे कि केवल एक और एक हल है, अर्थात कि अद्वितीय हल है। और युग्म कैसा है समीकरण का, तो अवरोधी अर्थात कि संगत है, ये भी पूछता है संगत है। अच्छा, फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो सकता है तीनों बराबर आ जाए, तो कहेंगे कि इसके हल की संख्या अनगिनत है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और इसके भी युग्म जो है आश्रित है लेकिन संगत ही है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, बराबर नहीं है c1 बटा c2, तब हम कहते हैं कोई हल नहीं होगा समीकरण युग्म का, और युग्म विरोधी होंगे अर्थात कि असंगत होंगे। तो ये संगत असंगत भी पूछता है कई बार। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के साथ समझाया गया है आपको, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समीकरण युग्म है, इसमें हम a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान निकाले हैं। देखिए दोनों बराबर नहीं आया है, तो हम क्या लिख रहे हैं, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, वैसे ही हम कहेंगे कि आलेख रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसे काटेगी और इसका अद्वितीय हल होगा। वहीं पे यहाँ पे देखिए ये समीकरण, इसमें हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का मान निकाले हैं, तीनों बराबर आ गया। तो यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो आलेख रेखाएं समपाती होगी, एक ही रेखा पे दोनों रेखा जाएगा और इसके अनगिनत हल हो जाएंगे। वहीं यहाँ पे देखिए इस समीकरण युग्म में हम लोग निकाले तो a1 बटा a2 बराबर आया है b1 बटा b2, क्योंकि ये भी कट के 1 बटा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन प्राप्त हो रहा है, तो इसमें हम कहते हैं समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा। यहां से खूब प्रश्न आता है, पूरा 15 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, बस अंत तक बने रहिए, एक दो बार क्लास खत्म होगा फिर से देख लीजिएगा। अब ग्राफीय विधि से जब पूछेगा एग्जाम में, एक 5 नंबर में प्रश्न रहेगा ही, ग्राफ का पेज आपके मैथ के पेपर में रहेगा, तो आप आसानी से ऐसे एक्स वाई का मान निकाल के, और नीचे मैं दिखा दे रहा हूं ऐसे ग्राफ खींच दीजिएगा, आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो एक ग्राफ बनाने का प्रयास कर लीजिएगा। कोई भी रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो उसको कहेगा हल निकालिए, सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है तो कहेगा इसका हल निकालिए। जब कहेगा हल निकालिए तो किसी भी विधि से बना सकते हैं। समीकरण को हल करने का काफी विधि है, जैसे मैंने हम लोग पढ़े कि देखिए ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण का मतलब विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, आप किसी का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रखेंगे, 2 पर प्रतिस्थापित करेंगे, ऐसे ही मान निकालेंगे। लुप्तीकरण विधि अर्थात कि विलोपन विधि में एक मान को हम लोग गायब कर देंगे। गुणन विधि का तो 1/a1 वाला आप फार्मूला जानते होंगे। तो ये सभी मेथड है आपको सॉल्व करने का। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे उदाहरण है, हम लोग उतना समय नहीं है, डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग फार्मूला
कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और आप गुना भाग करना जानते हैं, काफी क्लासेज हम लोग किए हैं, उतना क्लास आप देखोगे। और ये क्लास तो सबका रामबाण क्लास है, इतना आप देख लेंगे, समझिएगा। देखिए ये क्लास क्या होगा, आज का जो अभी हम लोग वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, इससे आप देख कर जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपका समय ही नहीं लगेगा, क्योंकि फार्मूला से 50 से ज्यादा प्रश्न रहेगा, आप 50 आसानी से सॉल्व कर देंगे। कर रहा है द्विघात समीकरण वाला चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सभी हम लोग को पढ़ना है। पूर्ण वर्ग विधि यहाँ पे पूरा समझाया गया है। चलिए सीधे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए कोई भी द्विघात समीकरण होगा वो इसी रूप में लिखा रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो द्विघात समीकरण को तीन तरह से हल कर सकते हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हम लोग हल करेंगे, और तीसरा होता है द्विघात सूत्र। तो ये भी देखिए कई बार पूछा जाता है, सीधे सीधे फार्मूला पूछ लेता है कि द्विघात सूत्र बताइए, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। तो ये फार्मूला भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि द्विघात जो बहुपद जो द्विघात समीकरण होते हैं वो तीन विधि से हल किए जा सकते हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, जिसमें बीच वाले का गुणनखंड, यहाँ पे इसको तोड़कर इस रूप में हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे उदाहरण आप देख पा रहे हैं। पूर्ण वर्ग विधि, कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे, ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले जाकर आंसर निकाल देंगे। और सूत्र के द्वारा द्विघाती सूत्र, तो यही सूत्र है महत्वपूर्ण, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इस सूत्र पे सीधे बैठाएंगे, मान हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। अब द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति, ये न पूछे बिहार बोर्ड तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए हम उसका विविक्तर अर्थात के डिस्क्रिमिनांट डी निकालते हैं, और डी निकालने के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर हम मान निकालेंगे, अगर इसका मान पॉजिटिव आएगा अर्थात कि 0 से बड़ा आएगा, प्लस में आएगा, डी का मान प्लस में आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि द्विघात समीकरण के दो असमान अर्थात कि अलग अलग और वास्तविक मूल है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग निकालेंगे और डी बराबर अगर 0 आ जाएगा, तो हम कहते हैं कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं और वास्तविक मूल हैं। और वहीं इसका मान डी का मान 0 से छोटा अर्थात कि ऋणात्मक आएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो ये तीन कंडीशन काफी पूछा जाता है, इस तीनों कंडीशन को रिवीजन कीजिएगा। और द्विघात सूत्र पे आप अगर क्लासेस डेली करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इस तीनों पे हम लोग कितना प्रश्न की अभ्यास किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे 15 चैप्टर को समाप्त करेंगे। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आ गया आपका एपी अर्थात की समांतर श्रेणी। तो ये पूरा फार्मूला जो यहाँ पे देख रहे हैं अभी इसको सीखेंगे, इतना ही हम लोग को पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी अर्थात की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्टकट में आप लोग एपी बोलते हैं, का परिभाषा कुछ इस रूप में हम दे सकते हैं कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के अनुसार लिखते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान होता है। यह अंतर एक निश्चित संख्या होता है जिसे हम लोग सार्व अंतर अर्थात कि कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। तो एपी तभी, तो एपी कैसे हम निकालेंगे, तो सारा खेल है सार्व अंतर का। अगर सार्व अंतर कोई भी श्रेणी दिया रहेगा संख्याओं का, जैसे यहाँ पे सूची दिया गया है, अगर इसका सार्व अंतर यहाँ पे ऐसे घटा के यहाँ पे देखिए a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इस तरह निकालेंगे, अगर सार्व अंतर बराबर आएगा तो कहेंगे एपी में, अगर नहीं आएगा तो कहेंगे एपी में नहीं है। और सार्व अंतर किसी संख्या का धनात्मक अर्थात कि प्लस में भी आ सकता है, ऋणात्मक माइनस में भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है। पूरा यहाँ पर निकाल कर समझाया गया कि कैसे हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं। और एपी का पद कैसे निकालते हैं, तो अगर कोई भी पहला पद एपी का मालूम हो और उसका सार्व अंतर मालूम हो तो उसमें ए में डी जोड़ते जाएंगे, सार्व अंतर जोड़ते जाएंगे, एपी का पद निकलते। जैसे देखिए पहला पद ए है तो ए1 बराबर ए हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद ए प्लस 2d। इसी पे हम लोग काफी प्रश्न बनाते हैं। जैसे पूछता है ए प्लस 100 अर्थात कि ये 100 नंबर वाला पद बताइए, तो क्या कहेंगे ए प्लस 99d। जितना पूछेगा ए 1000 नंबर पद बताइए एपी का, तो कैसे निकालेंगे ए प्लस 999d, अर्थात कि एक कम डी कर देते हैं, अपना आंसर आ जाता है। और एपी का भी जनरल फॉर्म व्यापक रूप पूछता है कि अगर कोई भी पद निकालना होगा तो एन का फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां एन क्या होता है, अंतिम पद होता है, और ए अपना होता है प्रथम पद, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें संख्या, और डी होता है इसका सार्वंतर। अभी हम लोग पढ़े हैं, पूरा यहाँ पे समझाया गया। तो ये फार्मूला एन का भी कभी कभी पूछा जाता है, इस पे तो काफी प्रश्न आते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, एन को आपने क्लियर समझा। यहाँ पे एन पे देखिए ऐसे ही प्रश्न आएगा, 10वां पद 11वां पद जो भी ज्ञात कीजिए, तो आप एन पे भी निकाल सकते हैं, या सीधे सीधे 10वां पद पूछा है तो क्या करेंगे ए प्लस 9d, इस पे भी आप बना सकते हैं। वही बात होगा यहाँ पे, फिर ए हो जाएगा 2 और 9 गुने 5 तो हो जाएगा कितना, 9 पचे 45 2 47। तो किसी तरह आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा विस्तार से समझाया गया है। अब चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी अगर कोई दिया रहे
और उसमें योग पूछता है तो योग के लिए दो फार्मूला है। एक होगा कि अगर अंतिम पद दे देगा तो एस एन बराबर एन बटा टू ए प्लस ए एन, जहां एन पदों की संख्या है और यहाँ पे ए एन अंतिम पद है और ए जो है प्रथम पद है। तो एक फार्मूला ए है, इस पे भी निकाल सकते हैं अगर सीधे सीधे अंतिम पद मालूम है। अगर कोई भी पद मालूम नहीं है, सिर्फ ए एन डी का मान दिया है तो एस एन बराबर एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये दो फार्मूला है एस एन निकालने का, तो ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे। पूरा फार्मूला का हम लोग रिवीजन करेंगे इस क्लास में। चलिए अब एपी में बस इतना ही था। महत्वपूर्ण यहां से चैप्टर अब शुरू हो रहा है, समरूप त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस सभी का हम लोग रिवीजन करेंगे। जो जो सिद्ध करने की कसौटी होता है उसको भी समझेंगे। तो अब यहां से बिल्कुल बारीकी से एक एक बात को सीखिएगा। यहां से जो चैप्टर आ रहा है सभी महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है समरूप त्रिभुज, अर्थात कि समरूप आकृति पहले समझेंगे तब त्रिभुज की बात करेंगे। तो सर्वांगसम और समरूप में यहाँ पे अंतर समझाया गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन आकृति सर्वांगसम है, कौन वर्ग सर्वांगसम है, कौन नहीं है। तो यहां पे देखिए कह रहा है वैसी आकृति जो समान आकार के हो तथा समान अमाप अर्थात की साइज के हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम है। वहीं पे वैसी आकृति जो समान आकार के तो हो परंतु समान अमाप नहीं हो अर्थात कि एक माप के नहीं हो तो हम बोलते हैं वो समरूप है। तो समरूप में आप क्लियर समझ रहे हैं कि एक जैसा जो दिखने में होगा सिमिलर हो जाएगा, भले ही उसका मान बराबर हो या नहीं हो। लेकिन यहाँ पे सर्वांगसम तभी होगा जब दिखने में भी एक जैसा हो और उसका साइज भी हो। जैसे देखिए यहाँ पे दो वृत्त जो होते हैं अगर दोनों एक ही त्रिज्या के होंगे, देखिए एक ही त्रिज्या के यहाँ पे वृत्त है, आप क्लियर देख पा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि चलिए दोनों वृत्त है, देखने में भी एक जैसा है और इसका माप अर्थात कि साइज भी सेम त्रिज्या के लेकर बनाया गया, तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। और वहीं अगर यही दो वृत्त हैं और भले ही ये दोनों देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनका देखिए त्रिज्या अलग अलग है, तो ये सिर्फ आपस में समरूप हो सकते हैं। इसी तरह वर्ग है कि वर्ग भी देखिए दोनों एक ही दोनों की भुजा बिल्कुल बराबर है तो वर्ग है, तो ये दिखने में एक जैसे हैं, उसके साथ साथ माप भी बराबर है तो ये सर्वांगसम है। और यहाँ पे भी वर्ग है लेकिन ये दिखने में तो एक जैसा है लेकिन इनका माप बराबर नहीं है, भुजा अलग अलग है, इसीलिए आपस में क्या है, समरूप है। इसी तरह त्रिभुज में भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आकृति भी दिखकर समझाया गया है। क्लियर आपको समझना है समरूप में क्या होगा, सिर्फ आकृति एक जैसा होना चाहिए, लेकिन सर्वांगसम तभी होगा जब एक समान तो हो लेकिन उनका माप भी बराबर हो। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होता है परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल क्लियर यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी ये सर्वांगसम में है ये सभी समरूप है लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम है नहीं है। बस यही सिंपल सा बात था। अब त्रिभुज कब समरूप होंगे, ये तो हम लोग आकृति की बात की है, लेकिन दिए गए दो त्रिभुज कब आपस में समरूप होंगे। तो पहला कंडीशन कहता है कि यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उसके साथ साथ उनकी संगत भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में होंगे अर्थात समानुपाती होंगे तो कहेंगे त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एफ, तो इसके सभी कोण यहाँ पे देखिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर इसके सभी संगत कोण, कोण ई और कोण सी का क्या हो जाएगा, कोण एफ, सभी बराबर होना चाहिए। और इसके भुजाएं जो यहाँ पे देखिएगा ए बी बटा में यहाँ पे डी ई बराबर होना चाहिए आपका बी सी बटा में ई एफ बराबर होना चाहिए ए सी बटा डी एफ। ये सभी कंडीशन फुलफिल करेगा तो कह देंगे दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। यहाँ से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत हो चुका है। अब देखिए प्रमेय का हम लोग रिवीजन करेंगे, इस पे तो खूब प्रश्न आता है थेल्स प्रमेय पे। कह रहा है आपसे प्रमेय पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय, जिसे हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं। प्रमेय के माध्यम से थेल्स महोदय ने क्या बताया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज था, इसके दो भुजा को विभाजित करने के लिए यहाँ पे हमने एक रेखा खींचा तो ये इस दोनों को जो है एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा था कि डी जो है समानांतर है बी सी, तो एडी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। इस पे खूब प्रश्न पूछता है, यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान दे दीजिएगा, इसका मान, तो यहाँ पे एक्स मान कर इसी पे हम लोग बैठा के जैसे यहाँ पे सॉल्व किया गया, इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस पे कितना ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अब थेल्स प्रमेय के और भी कुछ यहाँ पे उदाहरण है। कह रहा है कि जिस तरह के अनुपात बाईं ओर लेते हैं उसी प्रकार के अनुपात दाईं ओर लेना चाहिए। इस पे भी काफी प्रश्न आता है। जैसे जिस अनुपात को हम लोग बाईं ओर, जैसे मान लीजिए इधर ए डी बटा डी बी अर्थात कि ए डी बटा डी बी ले रहे हैं तो इधर इसी तरह ए ई बटा ई सी लेंगे, और वहीं पे इधर ए बी बटा ए डी अर्थात कि ए बी बड़ा वाला ले रहे हैं तो इधर भी क्या लेंगे, बड़ा वाला। अर्थात कि जिस अनुपात में इधर लेते हैं, यहाँ पे पूरा उदाहरण 5-5 देकर बताया गया है, उसी अनुपात में आपको दोनों साइड लेकर चलना पड़ेगा। कोई भी अनुपात लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे तो काफी प्रश्न आता है। यहाँ पे देखिए 5 समझाया गया, इसको रोक रोक कर देखकर समझ लीजिएगा। अब आपको पढ़ने को मिलता है थेल्स प्रमेय का विलोम।
तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के समांतर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेखा है डी, ये ए बी को और यहाँ पे एसी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये बीसी के क्या है, समांतर है। यहाँ पे पूरा सिद्ध करके भी समझाया गया है। चलिए अब थेल्स प्रमेय की कहानी खत्म होता है। अब आ गया त्रिभुज के समरूपता के लिए कसौटी। तो पहला ए नियम होता है जिसमें एंगल अगर बराबर है तो कहेंगे त्रिभुज समरूप है। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ अगर बराबर है तो कह देंगे त्रिभुज। तो किस नियम से कहेंगे, एंगल नियम से। आगे कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रम से दो कोण के बराबर हो तभी कहते हैं त्रिभुज समरूप है, ए नियम से। यहां पे देखिए कोण ए बराबर है कोण डी और कोण बी बराबर है कोण ई, तभी हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तीसरा नियम समरूपता का कहता है एस एस एस, साइड भुजा वाला नियम, कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनमें संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां पे देखिए ए बी, यहां पे समझ पा रहे हैं, ए बी बट्टा में डी ई बराबर है बी सी बट्टा में ई एफ बराबर है ए सी बट्टा में डी एफ, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये एस 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 नियम से हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। तीसरा कहता है एस ए एस कसौटी, अर्थात कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो इनके कोण को अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे यहां पे देखिए ए बी बट्टा में डी, इस पे खूब प्रश्न आता है, और बी सी बट्टा में ई एफ, तो इसके तो और कोण ए बराबर डी, अर्थात कि कोण ए बराबर है कोण डी, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यही कहता है एस एस साइड एंगल साइड वाला नियम, इससे भी हम लोग समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण यहां से कहानी शुरू हो गया है, ध्यान से सिर्फ सुनिए और समझिए। इस पे ऐसे ही सिद्ध करने के लिए आएगा, सभी पे आप सिद्ध कर सकते हैं। पांचवा नियम देखिए, कह रहा है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो काफी प्रश्न, इस पे एक नहीं अनेकों प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात कि कोई भी दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप होंगे और उनका क्षेत्रफल जो होता है उनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर, जैसे ऐसे प्रश्न खूब पूछा जाता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजा 4:9 है तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल तो स्क्वायर कर देते हैं, 4/9 का क्या करेंगे, स्क्वायर। वहीं अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, कहेगा कि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है 16/81, कहेगा संगत भुजा का अनुपात बताइए तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो इस पे आप समझ रहे हैं, अगर समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा, संगत भुजा का अनुपात पूछेगा तो उसका वर्गमूल करेंगे, और अगर संगत भुजा का अनुपात दिया रहेगा और उसका समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग कर देंगे। इस पे भी काफी प्रश्न आता है, यहाँ पे उदाहरण आपके सामने है। अब शुरू हो रहा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तभी तो आगे आपको त्रिकोणमिति में यही प्रमेय काम आएगा। 15 चैप्टर 1 से 15 तक प्रायिकता तक जो नियम कानून है, जो फॉर्मूला है, सभी समझ लेंगे और यहाँ से खूब प्रश्न देखते हैं, सीधे यहीं पे प्रश्न ही आता है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं। अगर ये सभी नहीं जानते हैं तो कोई प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब पाइथागोरस महोदय ने क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अर्थात कि अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस यही महोदय ने, पाइथागोरस महोदय ने काफी महत्वपूर्ण बात कही और इसी पे हम लोग पूरा त्रिकोणमिति सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस का विलोम तो सीधे इसका उल्टा बात करेगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है और पहली भुजा के सम्मुख वाला कोण समकोण होता है। देखिए पहली भुजा के सम्मुख वाला कोण क्या होगा, समकोण होगा। तो इस पे भी हम लोग काफी सिद्ध करते हैं। तो ये तो आसान बात है कि पाइथागोरस प्रमेय आप ये जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे खूब प्रश्न आएगा। मैं बोल रहा हूँ आज के क्लास काफी महत्वपूर्ण है, एक बार नहीं 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, सभी फॉर्मूला को रिवीजन कर लीजिए, देखिएगा आपका एग्जाम कितना शानदार बीतेगा। अब नियामक ज्यामिति से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, निर्देशांक से आप जानते हैं कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आता है। यहाँ पे एक एक बात को ध्यान से समझिए। त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। पूछेगा केंद्रक किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज। किसी भी बिंदु का निर्देशांक ऐसे हम लोग लिखते हैं एक्स वाई, तो एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे, भुज बोलते हैं। एक कितना बार पूछा जाता है कि भुज कोटि, तो एक्स अक्ष भुज होता है और वाई अक्ष कोटि होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x0, ये भी पूछता है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है उसका नियामक कितना है,
x0। सोचिए सिर्फ प्रश्न हम लोग सीख रहे हैं। एवं x अक्ष का समीकरण y0। जब हो गया, सोचिए सारा प्रश्न तो इसी एक छोटे से लाइन में आ गया कि x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, बिल्कुल सही। x अक्ष का नियामक x0, x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0। काफी शानदार, इतना आप जरूर समझिए। y अक्ष को उसी प्रकार क्या कहते हैं, कोटि। y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक पूछेगा तो y0, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0। कितना शानदार है आपके लिए, देखिए क्लास साबित होगा कितना उपयोगी क्लास है। आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये बार बार रिवीजन कर लीजिए। y अक्ष को कोटि कहते हैं और y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक y0 और y अक्ष का समीकरण x0 और x का अक्ष का समीकरण y0। अब यहाँ पे एक डिस्टेंस फार्मूला, इस पे प्रश्न ना आए तो 10th का समझिए, वो प्रश्न पत्र ही नहीं है। कहता है दो बिंदु अगर इतना x1 y1 है और x2 y2, बीच का दूरी पूछेगा तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वहीं मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, अगर मूल बिंदु 0 0 से दूरी, तो आप क्या करते हैं, अंडर रूट सीधे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्रयोग कर देते हैं। सभी फार्मूला है। अब सेक्शन फार्मूला अर्थात कि विभाजन करा, यहाँ पे एक रेखा है देखिए AB, इसको C बिंदु जो है m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे C का निर्देशांक x का मान पूछेगा तो m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर बटा में m1 m2, और y का निर्देशांक पूछेगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 m1 और m1 m2 का मान यहाँ पे समझ रहे हैं, m1 m2 अनुपात है और x1 y1 जो है x2 y2 है जो इस बिंदु का निर्देशांक है। अब पूछता है कि संरेख कोई भी बिंदु कब होगा। तो संरेख बिंदु अगर तीन बिंदु दिया रहेगा, ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, तो तभी संरेख होंगे जब ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी। अर्थात ए बी की दूरी और बी सी की दूरी निकालेंगे और अगर दोनों जोड़ेंगे, अगर ए सी के दूरी के बराबर होगा तो कह देंगे तीनों बिंदु संरेख है। और निर्देशांक ज्यामिति में इसी तरह तीन बिंदु देगा A1, और यहाँ पे देख लीजिए जैसे त्रिभुज बनाकर भी दे सकता है। A1 ए का निर्देशांक x1 और y2 और आपका बी का निर्देशांक x2 y2, सी का x3 y3, और पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला भी कितना हम लोग यूज किए हैं, यहां से सभी फार्मूला रट जाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं, यही शानदार क्लास है, सभी क्लास से महत्वपूर्ण है, इसीलिए अंत में बचा कर रखा गया था ताकि अंत में एक दो बार इसे आप देख कर जाएंगे तो फार्मूला आपके दिमाग में घूमेगा और 100 में 100 आप स्कोर करके आएंगे। तो त्रिभुज का निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल पूछेगा तो इस फार्मूला से आप निकाल देंगे। आगे अब कह रहा है कि यदि सी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है और सी का नियामक m1 m2 है तो x बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला है कि x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। यदि ABC एक रैखिक अर्थात कि संरेख होंगे तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। वही बात कह रहा है कि अगर दो बिंदु x1 x2 और y1 y2 के मध्य बिंदु का नियामक है तो x का नियामक कितना होगा, x1 प्लस x2/2, और y का नियामक y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये भी आप जानते हैं। चलिए पूरा यहाँ पे काफी बार बार इसको देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण, सारा इतना में समझा दिया गया है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे पूछेगा इसके बीच की दूरी, तो इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पे निकालेंगे। और चलिए सीधे यहाँ पे आ गया सबसे महत्वपूर्ण ट्राइगोनोमेट्री। इसमें तो अगर फार्मूला आप नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप फार्मूला जानते हैं तो ये आपके लिए बउआ टाइप प्रश्न हो जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पे प्रत्येक फार्मूला का रिवीजन करेंगे। त्रिकोणमिति के फार्मूला को बारीकी से समझिएगा, दिमाग में सेट करने का प्रयास कीजिएगा। अभी नीचे पूरे डिटेल में इन सभी फार्मूला की हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का आप जानते हैं कि 6 अनुपात में हम लोग पढ़ते हैं, साइन कॉस टैन, और उसके 3 उल्टे होते हैं, कॉट सेक और कॉसेक। अब पूछता है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम सभी अनुपात निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तीनों में संबंध होता है। अर्थात कि कर्ण को अगर हम h, लंब को p और आधार को b कहेंगे तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें से कोई भी दो मान दिया रहेगा तो एक पुट करके तीसरा मान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण होता है h डिसाइड करना। तो h हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि जहां पे भी कोण समकोण बनेगा इसके सामने वाला भुजा h होता है। b कौन होता है, तो एक समकोण होगा और जहां पे एंगल देगा, जो एंगल देगा, और इस समकोण और एंगल के बीच में क्या हो जाता है आपका b, और जो बच गया वो p। और अगर मान लीजिए एंगल यहाँ पे नहीं रहे, ये यहाँ पे चल जाएगा तो b ये हो जाएगा, p हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा h होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर p/h अर्थात कि लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आपको याद रखना है b/h अर्थात कि आधार बटा में कर्ण, और टैन थीटा बराबर p/b, और कॉसेक थीटा बराबर h/b। ये तीनों इसके उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होगा सेक, साइन का कॉस और टैन का कॉट। लाल बटा कका वाला पे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन कॉस टैन का मान
मान पूछेगा, कोई दो मान दिया रहेगा। देखिए इस रूप में कितना प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं, तो ऐसे प्रश्न आएगा आप आसानी से साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच, टेन बराबर पी बाई बी, और 3 इसका उल्टा याद रखेंगे तो इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका मान जो होता है जिसे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री टेबल बोलते हैं, इससे प्रश्न ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये मान जरूर याद रखिएगा। साइन कॉस टेन का हम लोग मान क्यों याद रखते हैं, क्योंकि 3 तो बाकी उल्टा होता है। जो साइन का उल्टा होगा कॉसेक का मान हो जाएगा, कॉस को उलट देंगे तो साइन आपका सेक का मान निकल जाएगा, टेन को उलट देंगे तो कॉट का। तो ये जरूर याद रखिएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री 1/2, 45 1/, में रूट 2, 60 डिग्री रूट 3/2, 90 डिग्री 1। कॉस 0 का मान 1 होता है, और इसका सीधे पलट देते हैं साइन वाला। और यहाँ पे कॉस का मान 30 का रूट 3/2, और आपके 45 का 1/√2, 60 का 1/2, और फिर आपका 90 का कॉस का हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 का मान 0, और आपके 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 का 1, और 60 का रूट 3, और tan 90 अपरिभाषित होता है। और इस तीनों के उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक का मान, कॉस का उल्टा सेक का मान, और आपका टैन का उल्टा कॉट का मान। तो ये ट्राइगोनोमेट्री टेबल है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते त्रिकोणमिति में। तो मान काफी आसान है। सोचिए साइन का याद कर रहे हैं, कॉस का सीधे इसका उल्टा, टैन का याद कर लिए, बस काम चल जाएगा। अब यहाँ पे पूरक कोण से इससे भी खूब प्रश्न आता है सिद्ध करने के लिए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस सेक। तो ये भी जो है पूरक कोण वाला है, जो दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसको जरूर समझ के रखिएगा। इस पे देखिए प्रश्न आएगा, एंगल को जोड़ के देखेंगे 90 होगा, और यहाँ पे इसका पूरक बन रहा था कि टैन 90 माइनस एक कॉट ए, ठीक है। तो इसका बटा में रहेगा तो 1, और माइनस में रहेगा तो 0 आंसर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे 8.4 में जिसका यूज करते हैं, यहाँ पे वो दिया गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी 3 फार्मूला है, इसमें तीनों का मान इधर उधर करके, जैसे मान लीजिए पूछता है टैन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस पे आप कोई भी मान, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी काफी महत्वपूर्ण है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि टैन का उल्टा होता है साइन। तो इसका भी हम लोग यूज करते हैं सिद्ध करने में। त्रिकोणमिति में सोचिए इतना ही छोटा छोटा बात है, ये एक ट्राइगोनोमेट्री टेबल, और एक पी बाई एच बी बाई एच जो लाल बटा काका पर आप याद रखते हैं, और एक यहाँ पे पूरक कोण, और यही 3-4 फार्मूला याद रखेंगे, त्रिकोणमिति का सभी प्रश्न आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है हाई डिस्टेंस के कुछ प्रमुख बात की जानकारी दिया गया है, जो हाई डिस्टेंस चैप्टर में ये सभी कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे। कह रहा है दृष्टि रेखा पूछा जाएगा, किससे कहते हैं, तो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, दृष्टि रेखा। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा में के बीच में बना हुआ कोण होता है, यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। नमन कोण, तो अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज से बना कोण होता है। आप देखिए यहाँ पे क्लियर वस्तु से आपको क्लियर समझ में आएगा इस पिक्चर से। यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे बन रहा है दृष्टि रेखा और क्षैतिज में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। और यहाँ पे देखिए क्षैतिज स्तर, और यहाँ पे नीचे वस्तु आ गया और दर्शक ऊपर है, तो ऊपर जो बन रहा है तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। नीचे की तरफ बनेगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर की तरफ बनेगा तो अवनमन कोण। और ये 2 प्रश्न है। उसके बाद ऊपर वाला ट्राइगोनोमेट्री का जो टेबल है उसका मान याद है, पी बाई एच बी बाई एच की समझ है आपको, तो आसानी से आप हाई डिस्टेंस के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं वृत्त पर। इधर काफी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। वृत्त के बारे में देखिए, पहले पूछता है छेदक रेखा। तो वृत्त के 2 बिंदु पर, ऐसी रेखा जो वृत्त के 2 बिंदु पर काटे, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी जो है छेदक रेखा है, 2 बिंदु पे काट रहा है, ए बिंदु पर बी बिंदु पर। स्पर्श रेखा पूछेगा, तो स्पर्श रेखा वही होता है जो वृत्त के किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा पूछता है कि वृत्त को कितने बिंदु पे स्पर्श करता है, तो एक बिंदु पे। अंतःवृत्त कहता है कि अंदर एक अंतःवृत्त है, तो जो अंतःवृत्त किसे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजाओं को छू रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो इसे बोलते हैं त्रिभुज में अंतःवृत्त है। बहिर्वृत्त पूछेगा, तो त्रिभुज के एक भुजा को स्पर्श करता हो। एक त्रिभुज के 3 बहिर्वृत्त हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज के यहाँ पे देखिए एक ही भुजा को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ वृत्त है। अंतःवृत्त का मतलब अंदर, और बाह्य वृत्त का मतलब बाहर के तरफ वृत्त। अब यहाँ से सभी ये प्रश्न ही है, जो भी हम लोग पढ़े सभी ये प्रश्न सभी पूछा गया, सभी पे प्रश्न आएगा। पहला क्या कॉन्सेप्ट कहता है स्पर्श रेखा को लेकर, कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई बराबर होती है, तो पी ए बराबर पी बी। ये भी प्रश्न पूछता है कि कहीं पे बाहर एक बिंदु है तो उसे वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा, और दोनों की लंबाई बिल्कुल बराबर होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण हम लोग सीख रहे हैं। देखिए कितना बार हम लोग चर्चा किया, स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कितने जगह पे स्पर्श करती है, एक जगह पे। बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। देखिए त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या है, लंब है, तभी तो 90 डिग्री निकाल कर ये भुजा हम लोग निकाल देते हैं यहाँ पे त्रिभुज
त्रिभुज बनाकर दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते उन पर चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे देखिए दोनों वृत्त अलग अलग हैं, अगर स्पर्श नहीं करता है, शर्त यही है, तो इस पे चार उभयनिष्ठ यहाँ पे देखिए हम लोग स्पर्श रेखा यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 खींच सकते हैं। बाह्य स्पर्शी वृत्त 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक जगह पे स्पर्श कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 है। सभी प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर दो वृत्त एक ही जगह पे स्पर्श कर रहे हैं तो कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतरांकित या बाह्यतीय स्पर्श करते हो तो स्पर्श बिंदु केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। यहाँ पे भी वृत्त के सभी कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन हुआ है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी कॉन्सेप्ट को अगर बार बार आप सीख लेते हैं, एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ समय है अभी, जो इसको वीडियो जितना भी लंबा हो इसको एक बार दो बार 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 एग्जाम देने जाने से पहले सुबह में एक बार देख लीजिएगा, तो इसी सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट प्रश्न आएगा। चलिए यहाँ पे ऐसे सिद्ध करने वाले काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा किए हैं, पहले हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं, तब कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आगे यार रचना 11 नंबर चैप्टर है, तो कंस्ट्रक्शन अर्थात कि रचना में तो आप जानते हैं रचना त्रिभुज पूछेगा या वृत्त पूछेगा या समरूप त्रिभुज, तो इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, आप बनाना सीखे होंगे। रचना एक आएगा 5 नंबर में, आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आसानी से इसे बना देंगे। अब यहाँ से महत्वपूर्ण फार्मूला का खेल शुरू हो रहा है, तो शुरू हो गया मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन का फार्मूला ही काफी महत्वपूर्ण है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अब यहाँ से एक एक बात को बिल्कुल बारीकी से सीखिएगा, क्योंकि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में कुछ नहीं होता है, अगर फार्मूला आपको याद है तो पूरा प्रश्न आपको बउआ टाइप लगेगा। वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। कह रहा है आपसे कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, इसे प्रायः परिधि कहा जाता है। तो इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि एक पहिया को यहाँ पे एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो इसके परिमाप के बराबर, तो हम लोग परिमाप निकाल देते हैं। वृत्त की परिधि और उसके व्यास का एक साथ एक अचर अनुपात होता है, इस अचर अनुपात को यूनानी अक्षर पाई से व्यक्त करते हैं, अर्थात कि परिधि और व्यास में भाग देंगे तो एक अनुपात प्राप्त होता है पाई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं परिधि बराबर पाई गुने व्यास, और व्यास को आप जानते हैं डी से सूचित करते हैं, तो सी बराबर पाई गुने डी, तो सी बराबर 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के परिमाप पूछेगा 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या जो होता है वृत्त का वो व्यास का आधा होता है, कि व्यास जो होगा वो त्रिज्या का 2 गुना, डी बराबर 2 आर, जहां डी जो है व्यास है, आर जो है त्रिज्या है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरा जो है, यहाँ से ओ बी अगर बात करेंगे तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये पूरा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और अगर व्यवहारिक मान में पाई बराबर 22/7 लेते हैं, और जब प्रश्न में कहेगा कि 3.14, तो ये भी मान हम लोग लेकर सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की रिवीजन करेंगे। त्रिज्य खंड या वृत्त खंड, ये सभी देखिए प्रश्न है। त्रिज्य खंड जब पूछेगा तो इसका मतलब आपको समझना है कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। जैसे यहाँ पे देखिए दो त्रिज्या से यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे एक संगत चाप से घिरा है, तो यही क्या कहलाएगा, इस वृत्त का त्रिज्य खंड। और बाहर वाला क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड। ये हो गया त्रिज्य खंड। आप समझ रहे हैं कि दो यहाँ पे देखिए त्रिज्या और एक संगत चाप से घिरा है, और इसके बाहर वाला क्षेत्र दीर्घ त्रिज्य खंड, एक लघु त्रिज्य खंड। अब वृत्त खंड क्या है, त्रिज्य खंड तो ठीक है आप समझ चुके हैं। तो वृत्त के जीवा तथा चाप से घिरे क्षेत्र, यहाँ पे देखिए वृत्त के जीवा तथा चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या होता है, वृत्त खंड। ये हुआ लघु वृत्तखंड, ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। बस ये सिंपल सा बात आपको समझ के रखना है। अब इसका फार्मूला समझते हैं। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। आपसे कहेगा कि थीटा कोण है और त्रिज्या आर है, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। वहीं आपसे पूछेगा कि अगर थीटा कोण है, आर त्रिज्या, उसके संगत चाप की लंबाई बताइए, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा आपका, यहाँ पे देखिए इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड में आप समझ चुके हैं, एक क्षेत्रफल हो गया त्रिज्य खंड का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज एओ बी जो ये त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे, या पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे हम लोग कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर गुने थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बाहर वाला दीर्घ वृत्तखंड निकालना होगा, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका जो है क्षेत्रफल घटा लेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये 3 फार्मूला वृत्तखंड में यूज होता है, और ये 2 फार्मूला ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं त्रिज्य खंड में। सभी फार्मूला याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, फार्मूला खूब पूछेगा। देखिए जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो अंक चेंज करता है, इसको हम लोग कटा के देखते हैं। इसको कटाएंगे तो देखिए 360, तो आ गया अपना पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो यही सही आंसर हो जाएगा। तो ये वृत्त का फार्मूला था, इसको जरूर आप समझ के रखिएगा, यहाँ से खूब प्रश्न आता है। देखिए ऐसे खूब प्रश्न आएगा, चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो चाप की लंबाई थीटा
बटा 360 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मान याद रखिएगा। ये अब आ गया इससे भी महत्वपूर्ण चैप्टर आयतन और क्षेत्रफल। ये सभी ठोस आकृति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, घन का, घनाभ का। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, नीचे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ठोस आकृति में हम लोग को पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार नाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला। तो वे वस्तु जिसके आकार और माप निश्चित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस वस्तु। अब घनाभ की बात कर रहा है। अब घनाभ देखिए इसी तरह आकृति हम लोग बनाते हैं घनाभ का। तो घनाभ का आयतन पूछेगा तो LBH, ये फॉर्मूला रट जाइए। घनाभ का आयतन LBH होता है, जहां L क्या है सर? लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। फिर LBH क्या है? तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। विकर्ण की लंबाई √L² + B² + H²। तो ये तीन फॉर्मूला घनाभ में यूज करेंगे। घनाभ का कोई प्रश्न रहेगा, ये तीन फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। घन की बात करेगा तो यहां पे देखिए घन की आकृति इसी रूप में हम लोग बनाते हैं। तो घन किसके हैं? तो जिसके सभी फलक जो है वर्गाकार है। इसके देखिए सभी फलक कैसे थे? आयताकार थे। इसके सभी फलक क्या है? वर्गाकार है। तो घन का आयतन पूछेगा तो AQ। इस पे तो कितना प्रश्न हम लोग बनाए, जहां A क्या है? तो घन की एक भुजा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। विकर्ण की लंबाई √3 है। ये तीन का यूज करते हैं हम लोग घन में। सभी फॉर्मूला रटते चलिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम के दिन जरूर इसको 1-2 बार देख कर जाइएगा। कह रहा है बेलन, यहाँ पे ठोस बेलन है। तो कह रहा है दोनों आधार जो होंगे इसके सर्वांग सम। यहाँ पे भी वृत्त है, यहाँ पे वृत्त है, सर्वांग सम है। तो इसे और इसका आकार जो होता है वृत्ताकार होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त का है तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आधार की परिधि पूछेगा तो 2 पाई आर हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है, सीधे सीधे फार्मूला पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर + 2 पाई आर एच। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है दोनों फार्मूला प्रश्न में। तो बेलन में यही महत्वपूर्ण फार्मूला है। यहाँ पे 2 पाई आर इसमें कॉमन ले सकते हैं तो R + H बचेगा। बेलन का आयतन पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच। देखिए काफी महत्वपूर्ण फार्मूला जो सिर्फ प्रश्न है उसी की हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। शंकु की बात करते हैं तो शंकु की आकृति इसी रूप में यहाँ पे देख पा रहे हैं, त्रिकोणीय शंकु है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो इसमें भी नीचे वृत्त बनता है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कई बार पूछा गया है, पाई आर एल होता है। शंकु के आधार की परिधि पूछेगा तो फिर वृत्त है तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर एल + पाई आर, या पाई आर दोनों में था तो कॉमन लेंगे तो L + R। शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये भी शंकु से 5 महत्वपूर्ण फार्मूला था, इसे भी आप याद रखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण क्या है तो यहाँ पे देखिए ये पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, और ये भी महत्वपूर्ण है पाई आर एल + पाई आर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला की बात करते हैं तो गोला आप जानते हैं, समझ रहे, पूरा गोला होगा गेंद के जैसा। तो गोला में क्या आता है? कंचे की गोली, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये याद रखिएगा, गोला का जब पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला का यूज करेंगे। गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब। सभी फार्मूला कई बार पूछा गया है, आप खुद देखें, डेली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो काफी मैथ की क्लास हम लोग की है, बिना फार्मूला का काम नहीं चलने वाला है। अर्धगोला की बात होगा तो यही है हेमिस्फीयर, अर्धगोला। गोला के 2 समान भाग में प्रत्येक भाग अर्धगोला होता है। यहाँ पे देखिए ऊपर से गोला का आधा भाग काट कर हटा दिया गया है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। वहीं पे पूछेगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर + पाई आर स्क्वायर अर्थात कि 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला के आयतन पूछेगा तो 2/3 पाई आर क्यू, और गोला का कितना था? 4/3 पाई आर क्यू। तो ये अर्धगोला और गोला का फार्मूला आप समझ के रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे शुरू हो रहा है शंकु के छिन्नक। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि शंकु के छिन्नक या बाल्टी, यहाँ पे देख रहे हैं बाल्टी के जैसा है, तो शंकु के छिन्नक या बाल्टी का आयतन पूछेगा तो 1/3 पाई एच × आर स्क्वायर + R × R + R स्क्वायर। सीधे सीधे फार्मूला कई बार पूछा गया है तो इस फार्मूला को रट जाइए। शंकु के छिन्नक का आयतन यही होता है। बाल्टी अर्थात कि छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई एल × R + R। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर + पाई आर छोटा आर स्क्वायर + पाई एल × छोटा आर + बड़ा आर। यहाँ पे शॉर्टकट में पाई सभी में था तो कॉमन ले लेंगे तो इस रूप में फार्मूला होगा। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई पूछेगा तो √h² + बड़ा आर - छोटा
r का होल स्क्वायर। सभी देखिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में फार्मूला का यूज है, पूरा फार्मूला समझ के जाइएगा, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सांख्यिकी में भी काफी महत्वपूर्ण फार्मूला है। अब माध्य आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, तो अगर माध्य पूछेगा तो कुल प्रेक्षण का योगफल एवं प्रेक्षण की कुल संख्या का अनुपात क्या होता है, माध्य या औसत कहते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ा का अगर माध्य पूछेगा तो जितना दिया रहेगा उतना को जोड़कर जितना नंबर आएगा उससे भाग दे देंगे, उसका माध्य निकल जाएगा। वहीं पे वर्गीकृत आंकड़ा का पूछेगा तो पूरा आपको माध्य के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई और यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ पे एफ आई समझ रहे हैं बारंबारता है, एक्स आई वर्ग चिन्ह है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया गया है, और एफ आई एक्स आई इस दोनों का गुणनफल है। और माध्य कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो अगर वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो ऐसे आप माध्य निकालेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य तो उसका औसत निकाल देंगे। बहुलक पूछता है तो जो मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा, जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होता है। वहीं पे वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक पूछेगा तो पूरा आपको बहुलक वर्ग पता करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग आप पता कर लेंगे तो ऐसे आप बनाएंगे। बहुलक का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुना एच, जहां एल क्या होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और यहाँ पे देखिए एच क्या होगा तो बहुलक वर्ग की माप। यहाँ पे f1 क्या हो जाएगा तो f1 आपका होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 सर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक इसी फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। माध्यक पूछेगा तो अगर अवर्गीकृत आंकड़ा होगा तो पहले उसको हम लोग आरोही क्रम अर्थात कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, और अगर आधा आधा बट जाएगा तो n+1 बटा 2 माध्यक होगा, अर्थात कि बीच वाला अगर 2 बीच में बचेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो ये होता है माध्यक। वहीं पे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक पूछेगा तो पूरा आपको संचयी बारंबारता ऐसे इसको जोड़कर समझ रहे, संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे फिर इसको यहाँ पे देखिए 20 लिखेंगे और इसमें 6 जोड़ेंगे, ऐसे ही जोड़ जोड़ कर इसको लिखते जाते हैं। तो संचयी बारंबारता आपको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। आपको माध्यक वर्ग पता करना होगा तो माध्यक वर्ग कैसे खोजते हैं, तो जिस संख्या की बारंबारता n/2 अर्थात जितने संख्या होगा उसका n/2 करेंगे, उससे अधिक हो गया उससे सबसे निकट होगा उसे हम बोलेंगे माध्यक वर्ग। जैसे ही माध्यक वर्ग निकल जाएगा वैसे ही हम माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज कर देंगे, l + n/2 माइनस CF/f गुण h, जहां l तो माध्यक वर्ग जो हम लोग पता किए रहेंगे उस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n प्रेक्षण की संख्या, CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, f होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता और h होगा वर्गमाक अर्थात वर्ग अंतराल जिसे आप बोलते हैं, जो घटाकर ऐसे हम लोग निकालते हैं आपके माध्यक निकालने का फॉर्मूला। तो आप तीनों समझ चुके हैं। और इस पे भी खूब प्रश्न आता है कि माध्य माध्यक बहुलक के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक में क्या संबंध है, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये भी इस पे भी खूब प्रश्न आता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो इसे भी समझ के रखिएगा। चलिए यहाँ पे सांख्यिकी खत्म होगा, अब शुरू होगा प्रायिकता। तो प्रायिकता एक छोटा सा चैप्टर है। तो प्रायिकता क्या होता है, किसी घटना के होने या घटने का न्यूमेरिकल मान, अंकीय मान होता है, ऋणात्मक मान। यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। हम लोग पढ़े कि किसी घटना की प्रायिकता आप जानते हैं 0 से बड़ा होगा, ये नहीं तो क्या होगा 1 से छोटा ही होगा, लेकिन 1 के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, 0 से बराबर, लेकिन 0 से कम अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। तो अब जिस घटना की प्रायिकता 1 उसे कौन घटना कहते हैं, निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 0। तो ये भी प्रश्न पूछा था, संभव घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0। घटना की प्रायिकता मैं बताया 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है। किसी घटना की प्रायिकता क्या क्या हो सकता है, तो 0 से बड़ा होगा या 0 हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर होगा और 1 से छोटा होगा, यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग समझे थे। और किसी भी घटना की सभी घटना की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, अर्थात किसी घटना की घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता अगर जोड़ेंगे तो 1 होता है, P + P0 बराबर 1 होगा। हम लोग 1 से 15 चैप्टर में जो फार्मूला का यूज होता है उसे हम लोग समाप्त कर दिए। जो कॉन्सेप्ट था मैं क्लियर आपको दिखाकर समझा दिया हूं। इससे बाहर कोई फार्मूला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जो भी प्रश्न रहेंगे इसी फार्मूला के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। तो अगर एक क्लास आप 2 बार 3 बार 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 देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले सेंटर पे एक बार इस क्लास को देख लीजिएगा, ताकि मैथ का फॉर्मूला देखिए, बचे हुए समय आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। फार्मूला इसीलिए मैं आपके लिए अंत में बचा कर रखा था कि अगर इस समय इसको 2 बार 3 बार एग्जाम देने जाने से पहले एक बार वीडियो को, रूम में खाना खा रहे हैं, घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वीडियो को चला कर रख दिए, सिर्फ आपके कान में मेरा आवाज जा रहा है, तो समझिए आपको फार्मूला याद हो रहा है। इस वीडियो को चलाकर कान में हेडफोन लगाकर हम सेंटर तक जा सकते हैं, वहां पे देखकर जो भी आपके साथ में आपके दोस्त जाएंगे उनको आप हेडफोन वापस कर सकते हैं। मोबाइल लेकर आपको अंदर एग्जाम में प्रवेश नहीं करना है। लेकिन बार बार मेरे बात को समझकर इस फार्मूला को जरूर याद कीजिएगा और मैथ में जाइए और 100 में 100 फोड़ कर आइए। क्वेश्चन का फोटो भेजिएगा टेलीग्राम पे, हम लोग उसका आंसर की अपलोड करेंगे। आपको आंसर मिलाकर बताना है कि 100 में 100 आप सही किया है कि नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।